हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत है। सो इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द हिपेटाइटिस। सो हिपेटाइटिस डिसीज़ के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सो आज के पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में हम रिमेनिंग टॉपिक स्टडी करेंगे ऑफ दिस हिपेटाइटिस डिसीज़। सो वी आर स्टडी अबाउट द कोजेज, उसके टाइप्स, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज। फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल्स है, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो है वो आपको फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर मिल जाएगी। सो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज़ है, वीडियो लेक्चर वगैरह आपको फार्मारॉक्स की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर से मिल जाएगी। सो टेस्ट सीरीज़ के अंदर अलग अलग आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। 365 टेस्ट इन 365 डेज। प्राइस रहेगी सिर्फ 28 पैसा पर डे, मतलब कि आपको सिर्फ पे करना है 1 ईयर का 100 रुपीज़। MCQ का सॉल्यूशन भी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर रिजल्ट एनालिसिस। सो दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ऑन आवर ऐप फार्मारॉक्स। सो डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले। सो स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में, और आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं रिगार्डिंग द हिपेटाइटिस। सो हिपेटाइटिस के बारे में ये हमारा आज का पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है। एंड हिपेटाइटिस के अंदर पार्ट 1 में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस के अंदर मेनली क्या होता है कि एक ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर लीवर का क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। कि स्पेशली जो हमारा जो लीवर है उसका इन्फ्लेमेशन होता है, प्लस लीवर का हम देख सकते हैं कि एनलार्जमेंट भी होता है। तो ये है हमारी कंडीशन। पार्ट 1 में डिटेल में हमने सीखा था रिगार्डिंग हिपेटाइटिस। सो उसके अंदर कैरेक्टराइजेशन में हमने देखा कि इन्फ्लेमेशन होता है, स्पेशली कि जो सेल रिस्पॉन्सिबल है कि जो हमारा ऑर्गन बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं ऑफ लीवर, कि वो स्पेशली यहाँ पे डैमेज होते हैं, जिसके कारण जो है वो हिपेटाइटिस होता है। डिटेल के लिए आप पार्ट 1 वीडियो लेक्चर को ज़रूर से देखिए, कि जिसके अंदर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग दिस हिपेटाइटिस। सो ह्यूमंस के अंदर लीवर कहाँ पे है, तो लीवर का जो फंक्शन है कि स्पेशली उसका डिटॉक्सिफाई करने का कम फंक्शन है, कि जो अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर इम्प्यूरिटीज़ जो होती है, प्लस टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, वो सभी को अच्छे से रिमूव करने का काम लीवर करता है। प्लस मेटाबॉलिज्म का काम भी लीवर को दिया हुआ है, कि जो भी हम फूड लेते हैं उसको अच्छे से डाइजेस्ट करवाना, और जिसके कारण जो हमें एनर्जी मिलती है उससे हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा लीवर, प्लस वो हार्मफुल सब्सटेंस को भी फिल्टर करता है एंड हमारे बॉडी को जो है वो हेल्दी रखता है बाय एलिमिनेटिंग सच हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरियस डिसीज, की जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। बट जब हमारा लीवर डैमेज होता है तो वो कंडीशन को हम कहते हैं हिपेटिक फेल्योर। सो हिपेटाइटिस के हमने टाइप डिस्कस किए थे कि 5 टाइप है हिपेटाइटिस के। हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी एंड हिपेटाइटिस ई। टोटल 5 अलग अलग टाइप डिटेल में डिस्कस किए थे। उसके बाद ये जो मोस्ट IMP टेबल है उसको भी हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है ऑलरेडी इन पार्ट 1। सो पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो पार्ट 2 का हम मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से, कि जिसके अंदर हमें स्टडी करना है रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन, कि हिपेटाइटिस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, किस तरह से ये डिसीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन फैलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिपेटाइटिस ए की। तो हिपेटाइटिस ए का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, किस तरह से ये डिसीज़ जो है वो फैलती है। तो क्लोज कांटेक्ट यहाँ पे खास है कि क्लोज
पर्सनल कांटेक्ट के कारण हेपेटाइटिस ए का फैलावा सबसे ज़्यादा होता है। प्लस लिखा है कि कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, कि जब आप कोई कॉन्टामिनेटेड फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, तो उसके कारण हेपेटाइटिस ए जो है वो अलग अलग पर्सन्स के अंदर फैल सकता है। एंड ब्लड एक्सपोजर वो बहुत ही रेयर है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बट मेन उसके जो ट्रांसमिशन के जो फैक्ट है कि क्लोज पर्सनल कांटेक्ट, कि ये है आपका पर्सन 1 और ये है पर्सन 2, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं पर्सनल कांटेक्ट के अंदर, कि जैसे आप उसके साथ हैंड शेकिंग करते हो, हाथ मिलाते हो, गले मिलते हैं, बराबर, तो उस तरह से पर्सनल कांटेक्ट से जो है वो हो सकता है। फिर कॉन्टामिनेटेड आपके पास ऐसा कोई फूड है, कॉन्टामिनेटेड वाटर है, उसको लेने से भी हेपेटाइटिस आपको हो सकता है। तो ये है हेपेटाइटिस ए और उसका जो मेन रीज़न हेपेटाइटिस ए वायरस। उसके बाद जो सेकंड है कि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण जो हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण, तो उसके अंदर क्या है कि मेनली फैला हुआ होता है पेरेंटरली। हेल्थ वर्कर्स आर इंक्रीज रिस्क, पेरीनेटल मदर्स हु आर HBeAg पॉजिटिव आर मच मोर लाइकली टू ट्रांसमिट टू देयर ऑफस्प्रिंग देन दोज हु आर नॉट। मतलब कि जो मदर्स को ऑलरेडी ये इसका इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी वायरस का, तो वो अपने ऑफस्प्रिंग्स, मतलब कि जो मदर टू इट्स चाइल्ड हम कह सकते हैं, कि मदर से उसके चाइल्ड या फिर उसके बेबी को भी ये डिसीज़ जो है वो उसके अंदर फैल सकता है। तो ये था ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण ये जो डिसीज़ होती है हेपेटाइटिस सी, तो उसका ट्रांसमिशन में आप देखें तो परक्यूटेनियस, कि जिसके अंदर आईवी ड्रग्स के कारण फैल सकता है। देन ट्रांसफ्यूज़न, ट्रांसप्लांट फ्रॉम इन्फेक्टेड डोनर, कि समझो कि जो कोई डोनर था वो ऑलरेडी HCV से इन्फेक्टेड था, तो वो डोनर का आप कोई भी ब्लड लेते हो, कि जो ब्लड डोनेट करने वाला है या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर ऑर्गन डोनेट करने वाला है, तो किसी भी तरह से आप इन्फेक्टेड डोनर से ट्रांसप्लांट करवाते हैं, कि चाहे आपने किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है, लीवर ट्रांसप्लांट करवाया है, कोई भी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, या फिर आपने ब्लड वो डोनर से लिया है और वो डोनर इन्फेक्टेड था, तो आपको भी वो डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। थेराप्यूटिक मतलब कि कॉन्टामिनेटेड इक्विपमेंट, अनसेफ इंजेक्शन एंड प्रैक्टिसेस। उसके बाद ऑक्यूपेशनल के अंदर लाइक नीडल स्टिक, फिर पर म्यूकोजल के अंदर पेरिनेटल, सेक्सुअल, तो इस तरह से वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये डिसीज़ फैल सकती है HCV। तो स्पेशली यहाँ पे देखें तो एक ही चीज़ नज़र आती है हेपेटाइटिस सी वायरस के अंदर, कि जब कोई इन्फेक्टेड चीज़, कि इन्फेक्टेड कोई भी सब्जेक्ट है उसके कांटेक्ट में आप आते हो, समझो कि कोई इन्फेक्टेड डोनर था, पर्सन था, उसका आपने कोई ब्लड डोनेट किया उसने, और उसका ब्लड किडनी या लीवर किसी पर्सन ने लिया, तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। कोई सरफेस ऐसी इन्फेक्टेड थी तो उसके कांटेक्ट में आप आते हो, तो आपको भी हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कॉन्टामिनेटेड यहाँ पे लिखा है कि इक्विपमेंट है, इंजेक्शन इस तरह से दिया है, अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, प्लस ऑक्यूपेशनल की नीडल के स्टिक है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हो कि जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस सी वायरस था। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है कि जो अफेक्ट करते हैं हेपेटाइटिस के अंदर। फिर परक्यूटेनियस इंजेक्शन ड्रग्स का यूज़, पर म्यूकोजल सेक्स कांटेक्ट, वो रहेंगे हेपेटाइटिस डी के लिए। तो ये है अलग अलग फैक्टर्स कि जिसके कारण जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट है अब हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई में क्या है कि कंजप्शन ऑफ
फीकली कॉन्टामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर हैज़ गिवन राइजेस टू एपिडेमिक केसेस। कि जब हम देखते हैं कि कई बार लोग खुले में जो शौच करते हैं उसके कारण क्या होता है कि जो पीने का जो पानी है वो भी क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड होता है। कि खुले में शौच करने से, कि जो हम बात करते हैं कि ओपन टॉयलेट्स की जो बात करते हैं, तो ओपन टॉयलेट्स के कारण क्या होता है, आसपास जो वाटर होता है वो भी क्या होता है, कॉन्टामिनेटेड होता है। और हेपेटाइटिस ई के अंदर मेनली जो है वो हेपेटाइटिस ई वायरस, हेपेटाइटिस ई जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा फैलता है थ्रू फीकल, कि जिसको हम स्पेशली कह सकते हैं स्टूल बराबर। कि जो हमारा फीकल डिस्चार्ज होता है जिसके अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है, और वो वायरस क्या करेगा कि आसपास के एनवायरनमेंट को कॉन्टामिनेटेड करेगा। लाइक ड्रिंकिंग वाटर सबसे ज़्यादा जो है उससे प्रभावित हो सकता है। उसके बाद इंजेक्शन ऑफ रो अनकुक्ड सेल्फिश हैज़ बीन द सोर्स ऑफ स्पोरेडिक केस इन एंडेमिक एरियाज। अनकुक सेल्फिश बराबर, इसको खाने से, अनकुक सेल्फिश को खाने से जो है वो स्पोरेडिक केसेस के अंदर ये हो सकता है। तो ये हमने देखे रिगार्डिंग वेरियस ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिसीज। तो ट्रांसमिशन के बारे में इतना हमने जाना। आगे अब सीखते हैं रिगार्डिंग द किस तरह से इसका डायग्नोसिस वगैरह होता है, किस तरह से आगे ये डिसीज़ का डायग्नोसिस कैसे होता है हेपेटाइटिस का। तो स्पेशली जो हेपेटाइटिस है उसके अंदर जो रिकमेंडेड किए जाते हैं अलग अलग ब्लड टेस्ट को जो है इसके अंदर जो है वो खास रिकमेंडेड किया जाता है। कि जैसे कि स्पेसिफिक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट सच एज द फॉलोइंग, कि कौन से है अलग अलग ब्लड टेस्ट के। लाइक लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है पर्सन्स का, कि लीवर अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, तो इसको लीवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है, वो खास परफॉर्म किया जाता है। सेल्युलर ब्लड काउंट्स या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट भी हम कह सकते हैं, सीबीसी कही जाती है पेशेंट की। ब्लीडिंग टाइम कितना है वो उसका मेज़र किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट फॉर अदर केमिकल्स इन द बॉडी, कि जैसे कि लीवर है, सबसे पहले तो डाउट जाता है कि हेपेटाइटिस के अंदर सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो ऑर्गन है हमारा लीवर। तो लीवर जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव करता है, कि जैसे कुछ केमिकल्स के लाइक बिलीरुबिन की हम जो बात करें, तो बिलीरुबिन जो है उसका लेवल जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है कि जब आपका लीवर अच्छे से काम नहीं करता। तो ऐसे जो केमिकल्स है कि लाइक बिलीरुबिन, उसका भी लेवल चेक किया जाएगा। ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद अल्ट्रासाउंड ऑल्सो कॉल्ड सोनोग्राफी एंड लीवर की बायोप्सी की जाती है फॉर द डिटेल डायग्नोसिस ऑफ दिस डिसीज। तो ये खास आपको याद रखना है कि बिलीरुबिन कैसे तैयार होता है। तो हमने सीखा था जॉन्डिस के अंदर कि जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, तो आरबीसी के ब्रेकडाउन होने के बाद ये बिलीरुबिन जो ये फॉर्म होता है, ये बिलीरुबिन फर्दर कहाँ पे जाता है, लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर उसका अच्छे से हो जाता है मेटाबॉलिज्म। और बिलीरुबिन एक टाइप का तो वेस्ट प्रोडक्ट ही है। तो इस तरह से अलग अलग ये जो केमिकल्स है उसके लेवल चेक किए जाते हैं। फिर ब्लड के अंदर भी आप ये सब टॉक्सिन्स जो है अलग अलग कि जो लीवर रिमूव करता है उनके लेवल इंक्रीज होगा। तो जब आप किसी पर्सन का ब्लड टेस्ट कर लेते हो तो उससे कंफर्म पता चल जाता है हेपेटाइटिस के बारे में। उसके बाद समझो कि आप अल्ट्रासाउंड मतलब कि जो सोनोग्राफी कहते हैं उससे आपको क्या पता चलेगा कि लीवर की साइज़ आपको पता चल जाएगी। कि जब समझो कि उसका इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इन्फ्लेमेशन कंडीशन के अंदर लीवर की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो अल्ट्रासाउंड करके या फिर
आप सोनोग्राफी करके ये पता लगा सकते हो कि साइज एनलार्जमेंट हुई है नहीं। उसके बाद बायोप्सी कि जो लीवर है वह उसके सैंपल लेकर बायोप्सी करके बायोप्सी टेस्ट से आपको पता चलेगा कि उसके जो लीवर सेल जो है वो इन्फेक्टेड हुए हैं या नहीं। अब जानना जरूरी है कि हेपेटाइटिस को कैसे रोका जा सकता है, किस तरह से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि जब आप अच्छे से डिसीज़ को प्रिवेंट ही करोगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो प्रिवेंशन के लिए अब हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए, हेपेटाइटिस ए जो वायरस है उसके लिए वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, कि जो वैक्सीनेशन से आप उसको जो है वो प्रिवेंट करवा सकते हैं। फिर दूसरी कंडीशन कि मेंटेन ए गुड हाइजेनिक कंडीशन, कि हमने ट्रांसमिशंस के अंदर देखा था कि कॉन्टामिनेटेड फूड है, वाटर है, बॉडी के फ्लूइड डिस्चार्ज वगैरह है, सभी के कारण हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो फैल सकता है। तो समझो कि पर्सन टू पर्सन प्रॉपर हाइजेनिसिटी, हाइजेनिक कंडीशन समझो कि आप अच्छे से मेंटेन करते हो तो ये प्रॉब्लम होने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो सबसे ज़रूरी बात है ये मेंटेन गुड हाइजेनिक कंडीशन और ये वैक्सीनेशन, कि हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन आती है वो चिल्ड्रंस को दी जाती है, कि जब उनका बर्थ होता है उस वक्त जो वैक्सीनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी जो है वो दे दी जाती है। तो वैक्सीनेशन से आप प्रिवेंट कर सकते हो हेपेटाइटिस को। कि उसके बाद है हेपेटाइटिस बी के अंदर भी ये है प्रिवेंशन का स्टेप एक, सबसे पहले तो वैक्सीनेशन। उसके बाद जो उसके कोजेस थे हेपेटाइटिस बी फैलने के जो मेन रीज़न थे ट्रांसमिशन, वही यहाँ पे प्रिवेंशन के स्टेप बनेंगे कि नेवर शेयर ड्रग इक्विपमेंट्स लाइक नीडल एंड सिरिंज। इसलिए कहा जाता है कि एक बार जब यूज़ करो तो यूज़ एंड थ्रो, यूज़ करो और उसको फेंक दो। सो यूज़ एंड थ्रू का जो मेन कॉन्सेप्ट हम चलाते हैं स्पेशली फॉर नीडल्स, कि एक बार आप यूज़ करो एंड देन उसको डायरेक्टली डस्टबिन के अंदर जो है डिस्कार्ड करिए। तो ये है सबसे मेन प्रिवेंशन का एक स्टेप आपके लिए वैक्सीनेशन के बाद। ये तो प्राइम ज़रूरी है, दिस इज़ द प्राइम प्रिवेंशन स्टेप। बट उसके बाद हम देखें तो नेवर शेयर ड्रग इक्विपमेंट्स लाइक नीडल एंड सिरिंजेस, उसको कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। एक बार यूज़ करो उसके बाद उसको फेंक दो। नेवर शेयर टूथब्रशेस, रेजर्स और एनी पर्सनल हाइजीन आर्टिकल्स दैट हैव ब्लड ऑन देम इवन टाइनी अमाउंट्स। इसलिए जब आप जब किसी भी शॉप पे जाते हो, ब्यूटी पार्लर में जाते हो या फिर हेयर कटिंग सैलून के अंदर जाते हो, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि जो रेजर्स होते हैं वो कभी भी शेयर ना करिए। प्लस जो ग्रुप में कई बार कोई रहते हो तभी भी रेज़र जो है वो कभी भी एक दूसरे के शेयर नहीं करने चाहिए। प्लस इवन ऑल्सो अबाउट द टूथ ब्रशेस, तो जितना आप खुद अपनी हाइजीनिसिटी मेंटेन करोगे उससे आप ये डिसीज से बच सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑलवेज मेक श्योर अ न्यू स्टरिलाइज इक्विपमेंट इज़ बीइंग यूज फॉर टैटूइंग एंड पियर्सिंग, कि अभी जो यंगस्टर्स के अंदर ये काफ़ी ट्रेंड होता है टैटू बनाने का। तो समझो कि पर्सन ए के पास कोई आया टैटू बनवाने के लिए और वो जो पर्सन था वो हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड पर्सन था, तो उसको टैटू बनाने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ हुआ वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब समझो कि वही इक्विपमेंट से पर्सन बी को भी टैटू कर लगाया जाता है, तो क्या होगा कि पर्सन बी के अंदर भी हेपेटाइटिस बी के जो वायरस है वो ऐड हो जाएंगे, कि जिसके कारण फिर जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा उसके बाद पर्सन बी भी इन्फेक्टेड होगा। अब समझो कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको सिम्टम्स शायद उसके अंदर इतने डेवलप ना भी हो या फिर वो ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाए।
बट इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो तुरंत उसके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो ज़्यादा फैल सकता है और डिसीज़ का कंडीशन ले सकता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि मेक श्योर इंक फॉर टैटूइंग इज़ नॉट बीइंग शेयर। ना ही इंक ना ही कोई इक्विपमेंट शेयर नहीं करने हैं फॉर टैटू। ऑलवेज शेयर न्यू स्टरीलाइज इक्विपमेंट। और ये आप खास ध्यान रखें कि आपको समझो कि कभी आदत है टैटूज़ वगैरह बनवाने की, तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। इवन आप कहीं शॉप पे जाते हो सेविंग करवाने के लिए या फिर हेयर कटिंग करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे भी ध्यान रखें कि जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो प्रॉपर स्टरीलाइज या फिर अच्छे से न्यू यूज़ कर रहे हैं या नहीं। इवन जब आप ग्रुप में रहते हो तो टूथब्रश कभी भी शेयर ना करिए। हॉस्टल्स वगैरह है, ग्रुप स्टडीज़ है या फिर किसी भी तरह से जॉइंट फैमिली में रहते हो तो भी ये सब हाइजीनिक सिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर है हेपेटाइटिस सी के बारे में प्रिवेंशन कि नो एनी वैक्सीन अवेलेबल टिल डेट। तो ए और बी के लिए तो वैक्सीन है पर सी के लिए नो एनी वैक्सीन। So current recommendations for prevention of hepatitis C virus include the universal precautions for the prevention of blood-borne infection and anti-HCV screening of blood, organ and tissue donor। वैक्सीन नहीं है तो ये तो आपके पास से ऑप्शन अब निकल चुका है प्रिवेंशन का। तो अब आप क्या करोगे, तो आपके पास अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रिवेंशन के लिए जो प्रिकॉशंस की जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है उसको जो है वो आप अच्छे से फॉलो करेंगे, जिसके अंदर आप जितनी भी हाइजीनिसिटी मेंटेन करोगे तो उतना अच्छा रहेगा। क्लोज कांटेक्ट पर्सन से आप जितना भी दूर रहे, मतलब कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात करते हैं उस तरह से भी आप हेपेटाइटिस सी को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। कि फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लड borne infection and anti-HCV screening of blood, organ and anti-tissue and tissue donor. Program that focus on reducing HIV transmission are also likely to decrease the transmission of hepatitis C virus in high risk group। कि जैसे HIV फैल जाता है कि हमने ट्रांसमिशंस के अंदर देखा है HCV के अंदर कि जैसे HIV फैलता है ऐसे ही HCV भी फैल सकता है। तो जो प्रिकॉशंस हम HIV के अंदर लेते हैं वही प्रिकॉशंस आप HCV के अंदर भी लोगे तो उसका प्रिवेंशन जो है वो आप अटका सकते हैं। हेपेटाइटिस डी के अंदर भी सेम हालत है कि देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस डी बट इट कैन बी प्रिवेंटेड इन पर्सन्स हु आर नॉट ऑलरेडी HBV इन्फेक्टेड बाय गिविंग ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। बिकॉज इसके रिस्क में हमने देखा था कि जो पर्सन्स को हेपेटाइटिस बी वायरस होता है उनको चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं हेपेटाइटिस डी होने के बराबर। कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है HBV से उसको HDV होने का चांसेस बहुत ही इंक्रीज हो जाते हैं। तो समझो कि किसी को HBV है तो HBV की तो वैक्सीन अवेलेबल है, तो आप हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन देके वो पर्सन को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस ई का हम देखें तो द ओनली वे टू प्रिवेंट द डिसीज इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू द वायरस। कि रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सप्लोर मीन्स अवॉइडिंग द टैप वाटर व्हेन ट्रैवलिंग इंटरनेशनली एंड प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। कि जो सैनिटाइजेशन की जो हम बात करते हैं, सैनिटेशन की बात करते हैं, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं कि जो ये सब डिसीज़ जो है वो एक टाइप के वायरस से फैलती है। तो जितना आप अपनी खुद की हाइजीनिसिटी मेंटेन करोगे, खुद को जितना सैनिटाइज रखोगे, तो इससे ये डिसीज़ से आप बच सकते हैं। अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर एंड बेवरेजेस विथ आइस ऑफ अननोन प्योरिटी एंड अनकुक्ड फ्रूट वेजिटेबल्स। की जो हमने देखा कि ट्रांसमिशन के अंदर स्पेशली कॉन्टामिनेटेड फूड प्लस वाटर के कारण ये सबसे ज़्यादा फैलता है। तो इसी को अवॉइड करने का कह रहे हैं ये
प्रिवेंशन के स्टेप्स के अंदर। सो प्रिवेंशन ऑफ द हेपेटाइटिस, इफ यू यूज ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कंटेनिंग द एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन मतलब कि टाइलेनॉल, और दूसरी जो उसका जो फेमस नाम है कि जो सभी को पता होगा वो है पैरासीटामोल, कि शॉर्ट में कई बार हम उसको पीसीएम भी कहते हैं, पैरासीटामोल। तो इफ़ यू यूज़ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कंटेनिंग एसिटामिनोफेन, नेवर यूज़ मोर देन द रिकमेंडेड डोज, मतलब कि एवॉइड ओवरडोज, कि उसका ओवरडोज जो है वो आपको हमेशा एवॉइड करना है इसके अंदर, बिकॉज ये भी एक आपका रिस्क फैक्टर है कि जिसके कारण हेपेटाइटिस हो सकता है। कि ये मेडिसिन से पैरासीटामोल, तो एक्सेसिव डोज समझो कि है उसका, तो एक्सेसिव डोज मे कोज हिपेटिक फाइलर, कि एक्सेसिव डोज के कारण हिपेटिक फाइलर जो है वो हो सकता है ड्यू टू दिस पैरासीटामोल। तो ये आपको एक खास अच्छे से ध्यान रखना है कि पैरासीटामोल का ओवर द काउंटर तो आपको इजीली मिल जाती है बिकॉज इट इज़ ए ओटीसी ड्रग, तो ओवर द काउंटर इजीली मिल जाएगी, बट उसका जो यूज़ करना है मेक सेफ यूज़, मेक सेफ यूज़, कि जो इतना उसका रिकमेंडेड डोज है उतना ही उसको यूज़ करिए। तो मेक द सेफ यूज़, एवॉइड ओवरडोज, बिकॉज एक्सेसिव डोज मे कॉज हेपेटिक फाइलर ऑफ दिस पैरासीटामोल, की जिसको हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। इफ़ यू ड्रिंक हैविली और रेगुलरली, यू शुड अवॉइड दिस मेडिकेशंस और डिस्कस सेफ डोसेज विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये काफ़ी है कि अल्कोहल कंजप्शंस आप करते हो रेगुलरली, तो जब अल्कोहल कंजप्शंस होगा प्लस आपके ये मेडिसिन्स, तो दोनों एक टाइप के कोजेस है कि अल्कोहल भी एक्सेसिव ले रहे हैं, पीसीएम भी एक्सेसिव ले रहे हैं, तो डायरेक्टली आप इनवाइट कर रहे हो हिपेटाइटिस को। कि जब आप अल्कोहल का पे आपका कोई आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं और साथ में बिना किसी रोक टोक के आप पीसीएम भी एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आपने इन्विटेशन दे दिया है हेपेटाइटिस को, तो इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। देन इफ़ यू हैव अ लीवर डिसीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल योर डॉक्टर अबाउट ऑल द मेडिसिन्स यू टेक। यू शुड अवॉइड द मेडिकेशंस लाइक एसिटामिनोफेन एंड फिनेटोइन, की जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है एक्सेसिव डोज की लॉन्ग टाइम लेने के कारण हिपेटिक टॉक्सिसिटी वो जो है वो कोज कर सकते हैं। कि एसिटामिनोफेन, फिनेटोइन ऐसी ऐसी मेडिसिन है कि जो लॉन्ग टाइम तक आप लेते हैं, लॉन्ग टाइम तक लेते हैं, प्लस बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के आप उसका एक्सेसिव डोज लेने लगे हैं, तो आगे जाके वो आपके लिए खतरा बन सकती है एज अ हेपेटिक टॉक्सिसिटी। तो ये आप ध्यान रखें, हो सके तो ये वीडियोस को शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, कि जिससे उनको भी इसके बारे में पता चले। अब हमें जानना है हेपेटाइटिस के जो रीज़न कि जो कहा जाता है उसके पैथोफिजियोलॉजी, कि कैसे होता है और इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है डिसीज़ के अंदर। तो कॉमन पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व्स इन हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर ड्यू टू द वेरियस कोजेस ऑफ इट, एज वी हैव डिस्कस बिफोर, कि उसके जो अलग अलग कोजेज है। तो सबसे पहले तो हमें कोजेस में पता है कि उसके जो कोजेज हम देखें तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि जो वायरस के कारण हो सकते हैं। वायरस के अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस, बी, सी, डी एंड ई, हेपेटाइटिस के ये वायरसेस। उसके बाद दूसरा जो रीज़न है वो है ऑटो इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून सिस्टम का डैमेज होना, कि जिसके कारण अपने ही लीवर को वो एंटीजन समझ के उसका डैमेज कर दी है। अल्कोहल
ये बहुत बड़ा आपके लिए कोज है। एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेना, फिर ड्रग्स कि जो नशे करने के लिए आप एक्सेसिव ड्रग्स लेते हैं, कि जो भी एक आगे जाके हिपेटिक फेल्योर का कारण बनती है, और ये मेडिसिन्स का ओवरडोज कि बिना कुछ सोचे आप एक्सेसिव अमाउंट में मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो ये सभी मेडिसिन्स डायरेक्टली अफेक्ट करेगी आपके लीवर के सेल्स को। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी यही होता है कि जो लीवर के सेल्स होते हैं वो डैमेज होते जाते हैं, कि उनकी जो कैपेसिटी होती है उतना तो वो टॉलरेट करते हैं, बट जब आप कैपेसिटी के बाहर, कि समझो कि उसकी कैपेसिटी के बाहर आप एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं, तो वो आप टॉलरेट नहीं कर पाएगा। ड्रग्स की जितनी कैपेसिटी है उतना वो मेटाबोलाइज करके आपको दे रहा है, बट उसकी भी कुछ कैपेसिटी है, उससे आप एक्सेसिव करवाते हो तो धीरे धीरे लीवर के सेल डैमेज होते जाएंगे। ऐसे ही मेडिसिन्स के ओवरडोज के कारण, फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर कोई दूसरी कोई डिसीज़ का प्रेजेंस होना कि जो लीवर को अफेक्ट कर सकती है, साथों साथ आपकी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, तो उसके कारण ऑटो इम्यून सिस्टम रिलेटेड ऑटो इम्यून हिपेटिक फेल्योर हो सकता है। एंड कि जो वायरस के से आप समझो कि इन्फेक्टेड होते हैं, कि समझो कि आप अच्छे से प्रिकॉशंस नहीं रखते, हाइजीनिसिटी आपकी अच्छे से मेंटेन नहीं करते, और हेपेटाइटिस के ये 5 में से कोई भी एक वायरस से आप इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो उसी कंडीशन में जो है वो आपका लीवर फेल्योर या फिर हेपेटिक फेल्योर हो सकता है। और जो कंडीशन फिर आगे जाके बनती है उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। तो यही एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे मेन होता क्या है। तो ये जो अलग अलग कोजेज़ जो मैंने अभी आपको समझाए, ये सभी कोजेज़ क्या करेंगे, आपका जो ये लीवर है उसको डैमेज करेंगे। तो लीवर डैमेज में होता क्या है कि लीवर का डैमेज के अंदर मेनली इन्वॉल्व होते हैं लीवर के सेल। कि ये जो लीवर के सेल्स होते हैं, तो ये सेल्स डैमेज होते हैं, और जब सेल डैमेज हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो टिश्यू भी डैमेज होती है, और टिश्यू डैमेज होगी बहुत सारी, तो उसके रिलेटेड हमारा ऑर्गन भी डैमेज होगा। तो ये है मेन उसका पाथवे ऑफ हेपेटाइटिस। द डिफरेंट causes at last infect the liver and damage it, resulting changes in liver function. Liver cannot work properly and disease condition form is called a hepatitis. अब जब लीवर अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगा तो उसके कारण जो डिसीज़ फॉर्म होगी उसको हम कहेंगे हेपेटाइटिस। पैथोफिजियोलॉजी में एक और है कि ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस इन्वॉल्व्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर कोज बाय मेडिकेशन। ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस इज सिमिलर टू द एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, बट पेरेंकाइमल डिस्ट्रक्शन टेंड्स टू बी मोर एक्सटेंसिव इन दिस केस। कि जो पेरेंकाइमल डिस्ट्रक्शंस होता है सेल्स का बी टेंड्स टू बी मोर एक्सटेंसिव। तो ये है ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस। पेन किलर्स कि जो मैंने पार्ट 1 में भी आपको बात की थी, पेन किलर्स एंड फीवर रिड्यूसर्स दैट कंटेन एसिटामिनोफेन आर कॉमन कोज ऑफ liver inflammation. Non-steroidal anti-inflammatory drugs such as ibuprofen, naproxen may also cause drug-induced hepatitis. कि जब मैंने बात की कि बिना किसी रोक टोक के आप जितनी चाहे मेडिसिन खा रहे हैं, बराबर कि दिन में आपको 3 टाइम्स ही लेनी है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी को सूट करती है 2 टाइम्स अ डे, बट आप एक्सेसिव मेडिसिन्स का डोज लेते हो कि 2 या 3 के बजाय आप 5 टाइम्स लेते हैं, या फिर 6 टाइम ले लेते हैं, या फिर थेरापी कंप्लीट होने के बाद भी उसका चालू रखते हो सेवन, तो उसके कारण हेपेटाइटिस जो है वो आपको हो सकता है। तो ये एक खास आप याद रखो ये वाला टेबल, ड्रग दैट इंड्यूस द हेपेटाइटिस के जो एक्यूट हेपेटाइटिस है जिसके अंदर एसिटामिनोफेन, उसके बाद फिनेटोइन, एस्पिरिन, आइसोनियाजिड, डाइक्लोफेनेक,
एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलेनिक एसिड। तो एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए ये मेडिसिन फर्स्ट एसिटामिनोफेन की जो पैरासीटामोल है, फिनेटोइन, एस्पिरिन है, आइसोनिएजिड है, डाइक्लोफेनेक एंड एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलेनिक एसिड। क्रोनिक हेपेटाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन है वो है मिनोक्साइक्लिन है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, फिनेटोइन है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, फिनोफाइब्रेट एंड मिथाइल एम्फेटामाइन। तो ये मेडिसिन्स आपके लिए मोस्ट IMP ये वाला जो टेबल है कि ये खास आपको याद रखना है कि जो कोर्स करती है ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस। सो MCQ के लिए आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस। तो ये मेडिसिन्स आपको अच्छे से याद रखनी है। तो जितना हो सके इतना रेगुलरली जब समझो कि आप इसका रिवीजन करोगे तो अच्छे से जो है वो ये आप याद रख सकते हैं। अब बात है लास्ट में अच्छे से ट्रीटमेंट की कि आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो, डिसीज़ को कैसे मैनेज करोगे। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस विल बी डिटरमाइंड बाय योर डॉक्टर बेस्ड ऑन योर एज, आपकी एज कितनी है, ओवरऑल हेल्थ कंडीशन एंड मेडिकल हिस्ट्री। कि एज पे डिपेंड करेगा कि एज कम है, इम्यूनिटी अच्छी है तो डिसीज़ जो है वो क्योर हो सकती है जल्दी से। ओवरऑल आपकी हेल्थ कंडीशन कैसी है कि एज पे ना जाए, बट कई बार कम एज के पेशेंट भी काफ़ी वीक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। तो सभी चीज़ को अच्छे से देखा जाता है कि एज फैक्टर भी अच्छे से देखा जाता है। ओवरऑल हेल्थ कंडीशन कैसी है पेशेंट की वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, और पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को अच्छे से चेक किया जाता है। फिर एक्सटेंट ऑफ द डिसीज़ का कितना एक्सटेंट है, कितना रेट से वो डिसीज़ इंक्रीज़ हो रही है, कि कितने लेवल तक ये डिसीज़ फैला हुआ है वो देखा जाता है। योर टॉलरेंस फॉर स्पेसिफिक मेडिकेशंस की जो मेडिसिन्स यूज़ की जाएगी ट्रीट करने के लिए उसके प्रति आपका टॉलरेंस लेवल देखा जाएगा। प्रोसीजर्स और थेरापी को आप कैसे टॉलरेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन फॉर द कोर्स ऑफ द डिसीज़। एक्सपेक्टेशन फॉर कोर्स मतलब कि कितने महीनों का कोर्स करेंगे आप। 1 मंथ का कोर्स चलेगा आपके लिए, 2 मंथ का चलेगा। तो उस पे डिपेंड करता है आपका माइंड सेट भी कि आपका ये जो टॉलरेंस लेवल, ये जो कोर्स है वो आप पूरा अच्छे से कंप्लीट करते हैं या नहीं, स्पेसिफिक मेडिकेशंस को अच्छे से फॉलो करते हैं नहीं, प्रोसीजर्स उसकी फॉलो करते हैं नहीं, या फिर उसकी थेरापीज। तो ये सभी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखने के बाद ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। सो सेवरल एंटीवायरल मेडिकेशंस इंक्लूडिंग एंटेकावेर कि जिसका ब्रांड नेम है बाराक्लूड, उसके बाद टेनोफोविर, विरेड, लैमीवुडिन ड्रग है, एडेफोविर है, टेल्बीवुडिन। सो ये जो एंटीवायरल मेडिकेशंस कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बराबर उसको कहा जाता है एंटी रेट्रोवायरल या फिर एंटीवायरल मेडिसिन्स कि जो यूज़ की जाती है स्पेशली टू क्योर वेरियस वायरल इन्फेक्शन की, जिसके अंदर हेपेटाइटिस के अंदर एंटेकाविर है, टेनोफोविर है, लैमीवुडिन है, एडेफोविर है एंड टेल्बीवुडिन। तो ये सब मेडिसिन्स को आप पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैन हेल्प एंड फाइट द वायरस एंड स्लो इट्स एबिलिटी टू डैमेज योर लीवर। दिस ड्रग्स आर टेकन बाय माउथ कि ये मेडिसिन्स आप ओरली पेशेंट को देकर हेपेटाइटिस की जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये थी कि जब वायरस से ये हुआ है, अल्कोहल कंजप्शन से समझो हुआ है हेपेटिक फाइलर वगैरह, तो उस वक्त उस तरह से लीवर को क्योर करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन्स जो है उससे भी उसको ट्राई किया जाता है ट्रीट करने का, एंड पेशेंट को अच्छे से रिहेबिलिटेशन दी जाती है टू ट्रीट हेपेटाइटिस। अब जानते हैं डिसीज़ का मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर ड्रग
induce hepatitis other than discontinuing the medication that is causing the problem। कि कई बार ऐसा था कि ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस होता है कि समझो कि वायरस से हुआ था तो आप एंटीवायरल दे सकते हो, बट समझो कि ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस है तो उस वक्त एक ही ऑप्शन रखता है कि डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन, की जो भी मेडिकेशंस की थेरेपी चल रही है उसको स्टॉप कर लो। कि समझो कि एक्सेसिव फीवर के कारण आप पीसीएम बार बार ले रहे हैं तो स्टॉप यूज पीसीएम, कि पैरासीटामोल को यूज़ करना आप कुछ समय के लिए बंद कर दो तो उससे फिर से आप रिवर्स जा सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस में से नॉन हेपेटाइटिस कंडीशन के अंदर जा सकते हैं। फिर पीपल विथ एक्यूट हेपेटाइटिस शुड अवॉइड फिजिकल एक्सर्शन, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, पैरासीटामोल एंड एनी अदर हेपेटोटॉक्सिक सब्सटेंस की जो स्पेशली लीवर के लिए टॉक्सिक है, कि जिसको हम कहते हैं हेपेटोटॉक्सिक, उसको अवॉइड ही करो, ये कंप्लीटली अवॉइड करो, कि जिसको हम कह सकते हैं कि स्टॉप। ऑल्सो द पैरासीटामोल, अल्कोहल, एक्सर्शन एंड other hepatotoxic substances. Unfortunately, other than the use of N-acetylcysteine for paracetamol hepatotoxicity, there is no any specific candidate for drug-induced liver disease. ये एक पॉइंट आप समझो कि आपने जब देखा कि पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिसिटी कि अनफॉर्चुनेटली अदर देन द यूज ऑफ N-acetylcysteine for paracetamol hepatotoxicity, there are no specific antidote for drug induced liver therapy। कि जब आपको पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी होती है तो उसके लिए ये एंटीडोट आप प्रीफर करते हो N-acetylcysteine, बट ड्रग इंड्यूस लिवर डिसीज के लिए आपके पास नो एंटीडोट, कोई एंटीडोट आपके पास नहीं है कि वो देने से आपका लीवर फिर से हेल्दी हो जाए। तो एक ही ध्यान रखना है, उसको कंप्लीटली अवॉइड करना है। और अभी से समझो कि किसी को आदत है एक्सेसिव इस टाइप के मेडिकेशंस लेने का, तो अभी से आप उसको लेने का स्टॉप करिए या फिर कंट्रोल में यूज़ करिए, जिससे आप इससे बच सकते हैं। देन सपोर्टिव केयर फॉर एक्यूटिक लिवर फेल्यूर एंड इवन लिवर ट्रांसप्लांटेशन में भी रिक्वायर, कि अब समझो कि कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है तो सपोर्टिव केयर, कि पेशेंट को सपोर्टिव केयर की जो हम बात करते हैं आईसीयू यूनिट की जो बात करते हैं, प्लस एक और ऑप्शन है आपके पास लीवर ट्रांसप्लांटेशन की। समझो कि कोई पर्सन जो आपको लीवर डोनेट करता है, बराबर, जैसे किडनी डोनेट्स करते हैं, आइस डोनेट करते हैं, वैसे समझो कि कोई लीवर डोनेट करने वाला आपको मिल जाता है तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन से ही आप लास्ट में टिश्यूज को मैनेज कर सकते हैं। यू शुड रेस्ट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस, कि ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस है तो आप भाग दौड़ करना बंद कर दीजिए, अच्छे से घर पे रहिए एंड रेस्ट करिए। व्हेन द सिम्टम्स आर मोस्ट सीवियर, कि जब आपके सिम्टम्स काफ़ी सीवियर हो जाते हैं तो घर पे ही रहिए, अच्छे से आराम करिए, रेस्ट करिए एंड जो भी उसके कोजेज़ हैं ड्रग्स उनको लेना बंद कर दीजिए। इफ़ यू हैव ए मोर सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग यू मे नीड टू गेट फ्लूइड थ्रू ए वेन, कि समझे कि आप ओरली आप लेते हैं तो ओरली लेने से प्रॉब्लम हो रही है आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग के प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो वो केस के अंदर आप वेन से, मतलब कि इंट्रावेनसली, कि जो ग्लूकोज के बॉटल चढ़ाए जाते हैं फिर पेशेंट को, तो उस तरह से उसको आप एनर्जी दे सकते हैं ड्यूरिंग दिस सपोर्टिव केयर। तो इस तरह से हेपेटाइटिस का मैनेजमेंट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मस्ट शेयर अवर लेक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। इस तरह के जो अवेयरनेस वाले लेक्चर्स होते हैं रिगार्डिंग वेरियस डिसीज लाइक हेपेटाइटिस के बारे में सीखा, कैंसर, जॉन्डिस, पेप्टिक अल्सर, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, तो सभी के लेक्चर्स आप शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे ज्वाइन करिए।
by send your name, city name and WhatsApp it to 9426180836. Subscribe channel and press on the bell icon. Also use our app Pharmarox एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले कि जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर एंड स्टडी मटेरियल वगैरह के ऑप्शंस आपको मोबाइल एप्लीकेशन ऊपर मिल जाएंगे. सो टिल देन गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.